इससे पहले आप लोगों ने जाना था रूसो के जीवन परिचय के बारे में और रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी और इनके सामान्य इच्छा यानी जनरल विल थ्योरी, सामान्य इच्छा के सिद्धांत के बारे में। इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं रूसो की आलोचनाओं के बारे में। ठीक है, राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत रूसो की विचारधारा बहुत अधिक आलोचना का विषय रही है। वॉल्टेयर ने रूसो की भर्त्सना करते हुए लिखा है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट को पढ़कर उसे हाथों और पैरों के बल चलने की इच्छा होती है। ठीक है, रूसो की आलोचना करते हुए वॉल्टेयर ने रूसो की भर्त्सना यानी आलोचना करते हुए लिखा है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट को पढ़कर उसे हाथों और पैरों के बल चलने की इच्छा होती है। एक फ्रांसीसी लेखक जूलस लेमिटर के अनुसार यह पुस्तक भयावह, अपमानपूर्ण, साधारण तथा ख्यातिहीन है और इसमें असंगतियों की भरमार है। रूसो की विचारधारा में प्रमुख रूप से जो दोष बताए जाते हैं वे इस प्रकार है। उसकी विचारधारा अत्यधिक अस्पष्ट और जटिल। संपूर्ण राजनीतिक दर्शन में संभवतः रूसो की विचारधारा सर्वाधिक अस्पष्ट और जटिल है और उसमें अनेक स्थानों पर विरोधाभास पाया जाता है। रूसो अपनी विचारधारा की अस्पष्टता और जटिलता से स्वयं परिचित था और इसी कारण वह लिखता है कि जो सामाजिक अनुबंध को पूरा समझ ले वह मुझसे अधिक बुद्धिमान है। उसके विचारों में असंगति इसी बात से प्रकट है कि प्रारंभ में तो वह व्यक्ति स्वातंत्र्य का बड़े जोरदार ढंग से समर्थन करता है, लेकिन इसके बाद आगे चलकर वह व्यक्ति को पूर्णतया सामान्य इच्छा की दास्तां में छोड़ देता है। एक ओर तो वह संपत्ति को आधुनिक सभ्यता का अभिशाप बताता है और दूसरी तरफ वह कहता है कि मानव जाति की प्रगति इसके बिना नहीं हो सकती। वास्तव में वह आदर्श और वास्तविकता के बीच चक्कर काटता प्रतीत होता है और कभी एक की बात कहता है तो कभी दूसरे की। इसी से उसकी विचारधारा में बहुत अधिक असंबद्धता पाई जाती है। कोबर्न के अनुसार कोई भी प्रसिद्ध लेखक उससे अधिक विरोधपूर्ण नहीं है। रूसो की विचारधारा में स्थान स्थान पर जो परस्पर विरोध पाया जाता है उनके कारण अपने एक मित्र को वॉल्टेयर ने एक पत्र लिखा था कि रूसो में और दार्शनिक में उतना ही साम्य है जितना बंदर और आदमी में है। रूसो की विचारधारा में जो असंगतियाँ पाई जाती है उसके कारण मार्ले ने उस पर यह टिप्पणी की है कि उसे यद्यपि एक महान विचारक कहा जाता है किंतु वह यह नहीं जानता था कि विचार किस प्रकार किया जाता है। मानव स्वभाव और मानवीय इतिहास की धारणा तर्क विरुद्ध। रूसो का दूसरा दोष यह है कि मानवीय स्वभाव और मानवीय इतिहास के विकास के संबंध में उसकी धारणा नितांत तर्क विरुद्ध है। कुक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में विचरण करने वाले भद्र जंगली नोबल सैवेज व्यक्ति का जो चित्र उसने अंकित किया है वह उसकी कल्पना की ही उपज है। वह मानव जाति के अतीत को आदर्श व्यवस्था कहता है और मानव समाज की प्रकृति की ओर लौटने का आह्वान करता है। उसके इस विचार को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि मानव समाज का पतन हो रहा है। वस्तुतः मानव जाति का इतिहास प्रगति का इतिहास है, अवनति का नहीं। व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन। रूसो का एक दोष उसके द्वारा किया गया व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है। यद्यपि वह अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट का प्रारंभ व्यक्ति को पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त करने की आशा से करता है, किंतु शीघ्र ही वह उसे सामान्य इच्छा का पूर्ण दास बनाकर छोड़ देता है। इस आपत्ति को G.D. कोल ने इन शब्दों में व्यक्त किया है। हमें बताया जाता है कि सामान्य इच्छा में जिस स्वतंत्रता की अनुभूति होती है वह संपूर्ण राज्य की स्वतंत्रता होती है और राज्य अपने घटकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए कायम है। एक स्वतंत्र राज्य अत्याचारी हो सकता है। इसके विपरीत एक निरंकुश शासक अपनी प्रजा को प्रत्येक प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान कर सकता है। इस बात की क्या गारंटी है
कि राज्य अपने को स्वतंत्र बनाने में अपने घटकों को दास नहीं बना डालेगा। प्रतिनिध्यात्मक शासन के संबंध में धारणा त्रुटिपूर्ण। रूसो का आदर्श सामान्य इच्छा है और वह सामान्य इच्छा को अदेय मानता है। सामान्य इच्छा की इस अदेयता के आधार पर ही रूसो प्रतिनिध्यात्मक शासन के विरुद्ध है और उसे प्रजातंत्र और स्वतंत्रता का निषेध मानता है। रूसो प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र में जनमत के प्रत्यक्ष प्रभाव के साधनों जैसे स्थानीय स्वायत्त शासन, शासन शक्ति के विकेंद्रीकरण, समाचार पत्र तथा लोक निर्णय और आरंभ के आधार पर कानून निर्माण आदि से सर्वथा अनभिज्ञ था। वह प्राचीनतावादी था और प्राचीन काल के छोटे राज्य ही उसे आदर्श प्रतीत होते थे। इस विषय में उसकी दृष्टि रूसो की विचारधारा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस विषय में उसकी दृष्टि संकुचित थी। वर्तमान समय में जबकि प्रतिनिध्यात्मक शासन ही प्रजातंत्र का एकमात्र व्यावहारिक रूप है, रूसो की विचारधारा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। कानून विषयक विचार एकांगी। रूसो के कानून विषयक विचार भी एकांगी है। यदि कानून सर्वव्यापक विषयों तक ही सीमित रहे तो इसका अर्थ यह होगा कि बहुत से वे विषय जो आज कानून द्वारा नियमित होते हैं प्रशासनिक आदर्शों द्वारा नियमित करने पड़ेंगे। इससे कानून का क्षेत्र संकुचित होकर शासन की स्वेच्छाचारिता बढ़ जाने की आशंका है। राज्य और समाज में भेद न करना। रूसो के समझौता सिद्धांत की एक बहुत बड़ी त्रुटि यह है कि उसने राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं किया। मार्कर ने इस त्रुटि की ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया है। राज्य और समाज में कोई भेद न कर सकने के कारण सामान्य इच्छा को राज्य की इच्छा मान बैठा है और उसकी दृष्टि में समाज के प्रति समर्पण ही राज्य के प्रति समर्पण है। इस आधारभूत त्रुटि के कारण रूसो के दर्शन में अनेक असंगतियां उत्पन्न हो गई है और रूसो का समझौता सिद्धांत, जिसका उद्देश्य संभवतया व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना था, व्यक्ति की स्वतंत्रता के हनन का एक साधन बन गया है। सामाजिक समझौते और सामान्य इच्छा में कोई संगति नहीं। हॉब्स के द्वारा दो धारणाओं को एक साथ अपनाया गया है। प्रथम सामाजिक समझौता और द्वितीय सामान्य इच्छा की धारणा। लेकिन आपत्ति यह है कि इन दोनों धारणाओं में स्पष्टतया विरोध है और इन्हें एक साथ नहीं अपनाया जा सकता। समझौता सिद्धांत राज्य को एक कृत्रिम संस्था ठहराता है, जबकि सामान्य इच्छा की धारणा के अनुसार राज्य समस्त नागरिकों के सामूहिक व्यक्तित्व का सर्वोत्तम रूप है। समझ में नहीं आता कि इन दोनों विचारों को एक साथ कैसे अपनाया जा सकता है। व्यावहारिक राजनीति और अन्य प्रभावों की उपेक्षा। रूसो को व्यावहारिक राजनीति अथवा राज्य के विकास पर इतिहास, विद्यमान संस्थाओं और भौगोलिक परिस्थितियों आदि के प्रभाव का कुछ ज्ञान न था। वह समझता है कि कोई अच्छा कानून निर्माता मिल जाए तो ठीक कानून बनाकर राज्य अच्छे प्रकार से चलेगा और मानवीय प्रकृति बदल जाएगी। किंतु मानवीय प्रकृति इस प्रकार से परिवर्तित नहीं होती। राज्य और अन्य संस्थाओं की भी इसमें एक भूमिका होती है। व्यावहारिक राजनीति के इस तथ्य से रूसो सर्वथा अपरिचित था। चलिए जानते हैं रूसो का दार्शनिक चिंतन में महत्व और उसकी देन। रूसो को अपने समकालीन यानी उसके समय के विचारकों से निंदा अधिक प्राप्त हुई है और प्रशस्ति कम, किंतु समय बीतने के साथ साथ रूसो का महत्व स्पष्ट होता गया। सर्वप्रथम प्रोफेसर डनिंग ने बहुत ही संयमित रूप से रूसो की प्रशंसा की। तत्पश्चात प्रोफेसर कोल ने रूसो की प्रशंसा करते हुए यहाँ तक कह डाला कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट राजनीतिक दर्शन पर एक महानतम ग्रंथ है और वह सत्य से भरी हुई स्थायी मूल्य की एक कृति है। डनिंग के मतानुसार राजनीतिक दर्शन पर रूसो का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और फ्रेंच दार्शनिक बर्गसन के मतानुसार डेकार्ते के बाद मानव मन पर सबसे अधिक प्रबल प्रभाव रूसो का प्रभाव है। उसने अपनी मौलिक प्रतिभा की छाप राजनीति, साहित्य, शिक्षा और धर्म सभी पर छोड़ी है। राजनीतिक दर्शन को रूसो ने अनेक महत्वपूर्ण देन दी है। सामान्य इच्छा का सिद्धांत।
राजनीतिक दर्शन में सामान्य इच्छा के सिद्धांत का आविष्कार रूसो ने ही किया है। सामान्य इच्छा का यह सिद्धांत कितना भी अस्पष्ट क्यों ना हो तथा व्यक्ति की यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा में भेद करना एवं एक विशेष स्थिति में सामान्य इच्छा का पता लगाना चाहे जितना कठिन क्यों ना हो, तथापि इसमें संदेह नहीं है कि जो चीज़ समाज को संभव बनाती है वह सामान्य इच्छा ही है, जिसे हम सामान्य उद्देश्य की सामान्य चेतना भी कह सकते हैं। इस प्रकार सामान्य इच्छा की धारणा में शाश्वत मूल्य का एक तत्व निहित है। लोकप्रिय संप्रभुता की धारणा सामान्य इच्छा के सिद्धांत से भी अधिक महत्वपूर्ण देन रूसो की लोकप्रिय संप्रभुता पॉपुलर सॉवरेंटी की धारणा है, जिसे कि वर्तमान समय की प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था का मूल आधार कहा जा सकता है। रूसो के पूर्व बोधा तथा हॉब्स जैसे विचारकों ने संप्रभुता के सिद्धांत में योग दिया है, किंतु इसमें से किसी ने भी इसका प्रयोग व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करने के लिए नहीं किया। उनके हाथों में इसने राज्य की संप्रभुता का रूप धारण किया, किंतु रूसो ने संप्रभुता को सामान्य इच्छा में निहित करके लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का शिलान्यास किया। उनकी विवेचना की महत्ता इस बात में है कि उसकी संप्रभुता की धारणा में हॉब्स जैसी पूर्णता और सुनिश्चितता है, किंतु उसने उसका प्रतिष्ठान जनता में करके व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा है। उसने किसी भी पूर्व विचारक की अपेक्षा इस बात पर बहुत बल दिया है कि जनता ही समस्त राजनीतिक सत्ता की मूल स्रोत है। संप्रभुता जनता की सामान्य इच्छा में निहित है। सरकार सर्वोच्च सत्ता वाली जनता की सेवक मात्र है तथा उत्तम शासन और कानून की कसौटी जनहित का संपादन ही है। रूसो लोकप्रिय संप्रभुता को सुरक्षित रखने के लिए जागरूक है और इस संबंध में उसने जनसभाएं एवं लोक निर्णय तथा आरंभक आदि लोकतंत्रीय संस्थाओं को अपनाने का सुझाव दिया है। इसके द्वारा दिए गए ये सुझाव उसकी महान राजनीतिक दूरदर्शिता और चातुर्य को सूचित करते हैं। व्यक्ति और राज्य में स्वस्थ संबंधों का प्रतिपादन रूसो की एक महत्वपूर्ण देन व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों को श्रेष्ठ आधार पर प्रतिष्ठित करना है। अरस्तु के इस कथन का समर्थन कर कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है तथा उसके नैतिक स्वरूप का विकास केवल समाज में ही हो सकता है, रूसो ने राज्य और व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों को नैतिक स्वरूप प्रदान किया तथा व्यक्ति की राज्य के प्रति भक्ति का एक सुदृढ़ आधार स्थापित किया। रूसो के अनुसार अनुबंध के द्वारा उत्पन्न राज्य एक सावयवी एकता से युक्त प्राणी है, जिसका अपना जीवन, इच्छा और व्यक्तित्व है और जो उसके भीतर रहने वाले नागरिकों से श्रेष्ठतर होता है। इस प्रकार उसने राज्य की सावयवी प्रकृति एवं श्रेष्ठता पर पर्याप्त बल दिया है। राज्य और सरकार में अंतर का स्पष्टता पूर्वक प्रतिपादन रूसो ने राज्य तथा सरकार का अंतर जितने स्पष्ट रूप में व्यक्त किया है वैसा अन्य किसी तत्कालीन विचारक में नहीं मिलता। उसने विधियों तथा विधि शासन की श्रेष्ठता प्रतिपादित की, जन कल्याणकारी विधियों के निर्माण को प्रोत्साहित किया तथा संवैधानिक विधियों के विकास में योग दिया। राष्ट्रीयता की भावना का प्रतिपादन राष्ट्रीयता की भावना को भी रूसो से बहुत प्रेरणा मिली। यद्यपि यह राष्ट्रीय राज्य की धारणा का समर्थक नहीं था, परंतु उसने राज्य की एकता और सुदृढ़ता की भावना का समर्थन कर राष्ट्रभक्ति का आदर्श प्रस्तुत किया। लैनिन ने उसे राष्ट्रीय राज्य के सिद्धांत का पोषक माना है। आधुनिक संविधानवाद का संकेत रूसो ने संप्रभु जनता द्वारा निर्मित कानूनों और सरकार द्वारा जारी किए गए कार्यपालिका आदेशों में जो भेद किया है वह लगभग वैसा ही है जैसा भेद आज संविधान या संवैधानिक कानूनों और व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित साधारण कानूनों में देखा जाता है। रूसो द्वारा किया गया यह भेद आधुनिक संविधान का आधार है और इससे रूसो की
राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचय मिलता है। रूसो के प्रभाव की एक बड़ी विशेषता है कि उसमें वर्तमान काल की सभी प्रमुख विचारधाराओं, समाजवाद, अधिनायकवाद तथा लोकतंत्र के बीच मिलते हैं। जर्मन और ब्रिटिश आदर्शवाद का तो वह अग्रदूत है ही, दार्शनिक अराजकतावाद, फिलोसॉफिकल अनार्किज्म, समाजवाद और संघवाद आदि अनेक विचारधाराओं का भी वह प्रेरणा स्रोत है। अर्नेस्ट रिच ने उसे मध्य युग के परंपरागत सिद्धांत के साथ राज्य के आधुनिक दर्शन को संबद्ध करने वाला बताया है। इसी प्रकार वेपर के शब्दों में अपनी सबल एवं मौलिक प्रतिभा की छाप उसने राजनीतिक, शिक्षा, धर्म तथा साहित्य पर छोड़ी और लैंसन के इस कथन में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि उसे आधुनिक युग को लाने वाले समस्त मार्गों के द्वार पर खड़ा हुआ पाते हैं। इन सब के अतिरिक्त रूसो एक क्रांतिकारी विचारक था और भविष्य की राजनीति तथा जीवन पर रूसो का विलक्षण प्रभाव पड़ा। उसने बड़ी ही स्पष्टतापूर्वक ओजस्वी शब्दावली में तत्कालीन दूषित शासन पद्धति और सामाजिक व्यवस्था पर प्रबल आक्षेप किए तथा शोषण और आर्थिक विषमता के भीषण दुष्परिणामों का नग्न चित्रण करते हुए जनता में विद्यमान व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने की तीव्र भावना भर दी। उसके इन विचारों का प्रभाव 11 वर्ष बाद फ्रांस की राज्य क्रांति के रूप में प्रकट हुआ। फ्रांसीसी क्रांति के नेताओं नेपोलियन तथा रोबेस्पियर पर रूसो की रचनाओं का गहरा प्रभाव था। क्रांति के मूल मंत्र स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व की शिक्षा दीक्षा देने वाला गुरु रूसो ही था। अमेरिकन राज्यों ने अपने संविधान के निर्माण में भी रूसो का अनुसरण किया। एक क्रांतिकारी विचारक के रूप में मानव जाति पर रूसो का प्रभाव बेजोड़ रहा है। मैकवर ने ठीक ही लिखा है कि रूसो की रचनाओं ने वर्तमान स्थितियों के प्रति घोर असंतोष उत्पन्न कर दिया है और यह भावना पैदा कर दी है कि वर्तमान बुराइयों को दूर करने के लिए कुछ क्रांतिकारी कदम उठाए जाने चाहिए।